रिस्पेक्टेड प्रेसिडियम और साथियों, बात बड़ी गंभीर चल रही है और मैं आपको एक बात, सोशियोलॉजी ही हमारे थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है और जैसी सोशियोलॉजी होगी ऐसे ही हमारा थिंकिंग प्रोसेस होगा। सोशियोलॉजी में जैसे कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी क्या कर रही है, उन्होंने कहा कि आदमी सुप्रीम है और इससे समझदार और कोई प्राणी नहीं है इस कायनात में। ये कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी है। कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी कह रही है कि अगर आपने बढ़िया जीवन जीना है तो आपको पैसा चाहिए, और उन्होंने बढ़िया जीवन जीने का स्रोत क्या बता दिया? पैसे को, चाहे वो रुपये के रूप में हो, डॉलर के रूप में हो, कहीं। तो बात जो मैंने जहां से शुरू की थी वो यही बात है कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, हमारी सोच और हमारे व्यवहार को तय करती है एक सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है, उसमें कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी हमारे थिंकिंग प्रोसेस को कैसे प्रभावित करती है, जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि देखो, पूरी कायनात में सबसे अगर कोई सुप्रीम प्राणी है तो वो आदमी है, इंसान है, ये दो टंगा जीव है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आपने जिंदगी को बढ़िया बनाना है, पूरी सुख सहूलतें लेनी है, तो आपके पास पैसा चाहिए। और आपने अगर पैसा कमाना है तो पैसा कैसे कमा सकते हो? वो बाजार के जरिए कंपटीशन करो। और उसमें कह रहे हैं कि वो उनका लॉजिक ये है कि जो एफिशिएंट होता है वो ज्यादा पैसा कमा लेता है, जो इनएफिशिएंट होता है, मेरे वर्गा खेती करने वाला, वो पीछे रह जाता है। इसलिए एफिशिएंट बनने की ट्राई करो। और एफिशिएंट बनने में जो वो संस्कृति सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि किसी भी तरीके से पैसा कमाओ। मेरे ज्यादा जब बीए में हमारा प्रोफेसर इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, वो कहता था कि बढ़िया, सबसे बढ़िया सेल्समैन कौन होता है? जो गज्जे को कंघी बेच दे, क्योंकि कंघी गज्जे के कोई काम की नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको सेल कर देता है। तो इसका मतलब है कि वो सबसे बढ़िया सेल्समैन है। इसलिए ऐसे सेल्समैन बनो कि वो सेल्समैन आप कैसे बन सकते हो कि अगर धोखाधड़ी करोगे, अगर दोगला व्यवहार करोगे तो आप एफिशिएंट हो। अगर आप दोगला व्यवहार नहीं करोगे तो सीधे साधे बनोगे। कह रहे हैं बड़ा सीधा साधा है, इसको तो पता ही नहीं चलता, मेरे वर्ग को तो ऐसे ही बोल देते हैं। और आप किसी भी कपड़ा व्यापारी से कपड़ा लेने जाओ ना, वो कहेगा साहब इस रेट में ही पड़ा है ना, मेरे को यही दे रहा हूं तेरे को। फिर जा तो जब वो बेवकूफ है, 2 साल बाद उसकी दुकान बंद हो जानी चाहिए। जब वो मेरे को बेवकूफ बना रहा है, यार इतना इसका खर्चा भी आ रहा है, इसने अपना प्रॉफिट भी निकालना है, मेरे को उसी रेट में कैसे दे देगा? कुल मिला के बेवकूफ गाहकी बनता है, मेरे वर्ग ही बनता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी ने हर आदमी को प्रभावित कर दिया है, जिसको आप बोलते हो ना बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल ठेठ गांव में रहता है, उसको भी ये पता लग गया अगर यार आप 2000 दे के वोट ले रहे थे, करना तो इन्होंने कुछ नहीं है, इसलिए 2000 ही ले लो ना। इसलिए वो 2000 जेब में डालता है और वोट भी डालता है। और पार्टियों वाले उसको कहते हैं कि जितने मतलब जितने लोग हैं वो भी बड़े तुष्ट हो गए हैं। पार्टियों वाले क्या एलिगेशन लोगों पे लगाते हैं कि यार जैसे पार्टियां इधर उधर करती है ना,
कि ये फलाने की गारंटी है, ये फलाने का वादा है, वो 15 लाख वाला वादा, वो ऐसे लोग भी चुस्त हो गए हैं, लोग भी देखते हैं कि अभी क्या दे रहा है, तो वो उसी से फसाद से चल जाते हैं। ये उसकी चुस्ती नहीं, उसके थॉट प्रोसेस को वो चीज प्रभावित कर रही है कि उसको ये लग रहा है कि यार 2000 से चलो कम से कम 10 दिन 20 दिन चूल्हा तो चलेगा, इसलिए ये जो सारे काम हो रहे हैं ना, इसलिए भी हो रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो अभी डिबेट आई थी उसमें, मैं उसमें इसलिए आना चाहता हूं कि इस डिबेट में कई लोगों को ये लगता है कि अगर राजनीति हमारे हाथ में आ जाए ना, तो ये है मूडी, तो फिर हम सब ऐसी पॉलिसियां बना देंगे जो प्रो नेचर रहेगी और प्रो पीपल भी बना देंगे। ये हमारे कामरेडों को सबसे बड़ा वहम है। और जब मैं भी काफी देर मैडम कामरेड रहा हूं, मैं भी इलेक्शन लड़ी है, ऐसी बात नहीं, मेरे को भी रहा है ये वहम। और रियल में अगर आप देखते हो कि कभी भी, मैं एक बात आपको कहना चाहता, कभी भी किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने कोई बड़ा परिवर्तन समाज में नहीं किया। जब भी बड़ा परिवर्तन हुआ है तो लोगों के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट का जो मानना है कि जब तक पीपल्स मूवमेंट नहीं बनेगी तब नेचर, वो पीपल्स मूवमेंट कैसी, जिसके गोल में दो चीजें, जिसके सेंटर में दो चीजें हों, नेचर और ह्यूमन। सिर्फ नेचर नहीं बचानी, ह्यूमन भी बचाना। इसीलिए इसका नाम नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट है। पीपल्स मूवमेंट इसलिए बनानी है कि जब तक हमारी और लोगों की मनोदशा, हमारी सोशियोलॉजी नहीं बनती, कि पहली बात तो ये कि नहीं यार ये दो टंगाई सुप्रीम नहीं है, हम नेचर का एक पार्ट हैं, हम अपने आप को सुपीरियर मत मानो। कई जिसको हम कहते हैं जानदार जीव या संजीव या निर्जीव चीजें, निर्जीव चीजें भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हवा को हम निर्जीव ही मान रहे हैं, पानी को निर्जीव ही मान रहे हैं, और वो हमारे लिए प्राणवायु कितनी, ऑक्सीजन तो सजीव नहीं मानी जाती ना कहीं, पानी को सजीव तो माना नहीं जाता ना कहीं, लेकिन उसके बगैर ये सजीव चल नहीं सकता। इसलिए पीपल्स मूवमेंट में लोगों का माइंड सेट चेंज करना, मतलब लोगों का मतलब, मैं खुद अपने आप को लोगों में मानता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अलग हूं, लोग कोई अलग है, नहीं ऐसी बात। कि हमारे लोगों का, हम पूरे जो पब्लिक हैं, एक तो रूलिंग सर्कल है, उसमें आप मोदी को मानो, उसमें आप जिनपिंग को मान लो, पुतिन को मान लो, बाइडेन को मान लो, दूसरे तीसरे जितने भी जी हैं, ये उनको मानते रहो आप रूलिंग सर्कल में। लेकिन हम लोग जो भी जहां बैठे हैं, जहां अपने जैसे और भी एक्टिविस्ट, जहां आम लोग हैं, वो लोग हैं, लोगों का माइंड सेट क्या बने, उसके लिए एक संस्कृति की जरूरत है। वो क्या है कि पहली बात तो हम ये माने कि हम पार्ट ऑफ नेचर हैं, नेचर का एक भाग हैं, हम कोई सुप्रीम नहीं है। दूसरा हम ये माने कि यार पैसा एक चीज है, पैसे से सब नहीं सुख सहूलते, कभी पैसे से कोई खुशी खरीद सकता है क्या? पैसे से आप हेल्थ खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते। जब हम पढ़ते थे उस समय तो ये सबसे बड़ा स्लोगन होता था, हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे बड़ी वेल्थ तो हेल्थ ही है। आजकल भी बहुत सारे लोग कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, पर वो काया, निरोगी काया, वो पैसे से तो मिलती ही नहीं। आपके पास जितना मर्जी हो, फिर तो बाइडेन अब 83 साल का है, पैसे से तो वो 33 का भी बन सकता है, अगर उसके पास तो बहुत पैसा है, अगर वो कोई ट्राई मारे ऐसी कि वो किसी तरीके से 83 से 33 का बन जाए, वो बन नहीं ना सकता। इसलिए जब तक हमारी सोशियोलॉजी नहीं बदलेगी, उसमें हम नेचर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और उसमें हम ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे,
तब तक आप राजनीति बदलते रहो, मतलब हम आपके साथ रहेंगे। जो राजनीति बदलने वाले हैं हम उनको ये नहीं कहते कि ना यार ये नहीं बदलनी, बदलो ना, बदल के देख लो। एक्सपीरियंस चाइना ने भी किया, रशिया ने भी कराया, और कामरेडन तक खास करके उसको सीखना चाहिए यार कि चीन और रशिया का एक्सपीरियंस क्या बता रहा है। और कई बार हमारे को थोड़ा जे प्राउड आ गया यार, उनको तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना आया। जब जिन्होंने वो थॉट लिखा जे अगर उनको जे लेनिन से खुद से नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, जे स्टालिन से खुद से नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, जे कामरेड मौजेतुंग से खुद से जिन्होंने लिखा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो हमारे पास ऐसी क्या विद्वता आ गई भी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके उसका कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। वो बहुत लायक लोग थे और उन्होंने ट्राई की, लेकिन ट्राई करते करते लेनिन को तो पता चल गया था कि यार हम जो सोशलिज्म बनाना निकले थे ये तो स्टेट कैपिटलिज्म बन रहा है। वो तो उसने खुद लिखा है ये बात तो कि यार ये तो स्टेट कैपिटलिज्म बन गया, सोशलिज्म कुछ नहीं बनया जी। और फिर स्टालिन को खुद बदलना पड़ा कि नहीं यार ये दुनिया में नहीं होएगा। जैसे हमारे भी अभी कई साथी ऐसे हैं जो कहते हैं आप यार दुनिया की बातें करते रहते हो, अमेरिका की बातें करते। स्टालिन को भी यही लगा था कि यार हम जहां एक देश में सोशलिज्म बना लेते हैं कोई बात नहीं, अब पूरी दुनिया में अभी नहीं बनेगा। और उन्होंने एक देश में भी सोशलिज्म बनाने की ट्राई करी, वहां भी नहीं बना। इसलिए आज का जो दौर है, जब हम संस्कृति से बात कर रहे हैं, तो आज हमारे सामने बहुत एक तो कम टाइम बचा है, पहले बात नहीं रही। कम टाइम बचने का मतलब है कि हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा चेंज आ रही है। वैसे तो साइंटिस्टों ने बहुत पहले बताया था, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि 1972 में एक अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप गूगल करके देख लेना। उन्होंने 1972 में ये बता दिया था कि 2050 तक जी जे हमारा अर्थ है वो रहने के लायक नहीं रहेगा। अब देखो 72 में कोई इतना बड़ा इन्वायरमेंट चैलेंज नहीं था, और वर्ल्ड की पहली जो अपना इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस है वो 72 में हुई थी। उस समय पता जरूर चल गया था, पर उन साइंटिस्टों ने यहाँ तक उनका ये रिटन है और उन्होंने जो अपनी इस स्टडी का बेस बनाया था वो 4-5 चीजों को बनाया था। एक पॉपुलेशन को, एक इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, एक फूड प्रोडक्शन को, एक पोल्यूशन को। और इन्होंने यहां तक कह दिया था कि 2040 तक हमारा ये ग्रह है ये रहने के लायक नहीं रहेगा। और ये तो आईपीसीसी तक कब की कह रही है कि अगर जहाँ इन्होंने तो 2015 में वो किया था ना पेरिस में एक बात कि 1.5 डिग्री से हम ऊपर नहीं जाने देंगे। पर अभी जो नया फैक्ट सामने आया है कि 1 जनवरी 2023 से 3 नवंबर 2023 तक ये जो 11 महीने निकले हैं, इनका जो डेली का जो ये मापते हैं टेम्परेचर अर्थ का एवरेज, वो 1.46 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। ये 1.5 कह रहे हैं ना, 1.5 कह रहे हैं। वो कहते हैं जिन 11 महीनों में एवरेज जो टेम्परेचर है वो 1.46 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। और ये दिसंबर का अगर जब ऐड हो जाएगा 31 तक, मेरे को पूरा यकीन है कि ये 1.5 बन जाएगा। ये कह रहे थे कि हम 1.5 से ऊपर नहीं जाने देंगे। और इसमें 16 और 18 नवंबर 2 दिन ऐसे थे जब एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री को भी क्रॉस किया। इसका मतलब ये है कि ये जो बातें हमें क्या बता रही है, ये बातें बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है।
और क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने डिसास्टर आ रहे हैं और आने वाले दिन में आएंगे। अभी देख लो ना चेन्नई में क्या हुआ, तमिलनाडु सारा डूब रहा है। और एक ट्रेन ही फंस गई जिसमें मतलब 800 लोग थे, उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का इंतजाम करना पड़ा था। पहली बार हुआ कि ट्रेन पानी में फंस गई और हेलीकॉप्टरों से यात्रियों को निकाला गया। अब ये और आएगा। एक बात तो ये है, उससे क्या होने वाला है, एक जे अब भी आ रहा है ना कि नया वेरिएंट आ गया है जी इसका, अपना कोरोना का। चलो कुछ तो इसको कुछ समझते हैं, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता कि कोई इसको कारपोरेट फ्रॉड समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। लेकिन जब जिनके लोग मरे हैं ना कोरोना काल में, उनसे पूछो कि जी फ्रॉड था या रियल था उससे। और जिनको हुआ है, मेरे को खुद हुआ, 3 महीने उठ नहीं सका था मैं खाट से, इतनी वीकनेस आ गई थी। नाले हम ऐसा समझते हैं कि हम तो फार्मर हैं और खेती करने वाले हैं और कई फावड़ा चलाते हैं, फिर भी ऐसी कंडीशन बन गई थी। अब ये नया वेरिएंट आ रहा है। ये लंपी पॉक्स क्या था जो गौओं में आया, आज तक ना कोरोना के वेरिएंट की, ना लंपी पॉक्स की जो स्किन डिजीज खास करके गौओं में आई जिसमें लाखों गौएं मरी, आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और ना किसी ने ये डिमांड भी की है कि कम से कम जब इसकी इन्वेस्टिगेशन तो करवाओ ना, ये आया क्यों आया, आइंदा नहीं आएगा, इसके लिए कोई रोकथाम हो या नहीं हो। हमारी मतलब पंजाब में क्या किया ये, मतलब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक भेड़ा और बकरियों में ना वो सुड़कना या होता है, उनको एक वो वैक्सीन लगती है, वो उसकी डोज बढ़ा के वो गौओं के लगा दी कि देखो जी हमने काम तो किया ना, चाहे बकरियां वाली लगा दी, गौओं में वैक्सीन तो कर दी ना घर घर पे। क्योंकि जब वो वैक्सीन करने मेरे घर पे आए ना लड़के, मैं उनको बोला यार ये क्या करना है, वो कहते हैं अंकल आपकी गौओं की वैक्सीन करनी है। मैंने कहा यार दिखा ना क्या है, उन्होंने मेरे को शीशी पकड़ाई, में यार तो भेड़ और बकरियों वाली है, कहते हमें तो यही दी है ना। मैंने कहा यार कुछ देखो तो सही ना, भेड़ बकरी वाली वैक्सीन है, गऊ के क्यों कर रही है, गऊ की और प्रॉब्लम है यार, भेड़ बकरी की और प्रॉब्लम है, सब भेड़ बकरी। और इसलिए ये जो बातें आ रही है ना, आने वाले दिन में एक बात और जो सबसे बड़ी आपके सामने आएगी, वो आएगा फूड क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन कम होएगी। इस बार गेहूं की प्रोडक्शन तो बहुत कम होएगी। अगर गेहूं और राइस की प्रोडक्शन कम हो गई तो ये जो 5 किलो वाला फड्डा है मोदी का, ये भी चलने वाला नहीं है। ये भी पंजाब हरियाणा वाले चलाते हैं, ऐसे ना कहो कि हम कमेंट कर रहे हैं इस बात कि अगर पंजाब हरियाणा में चावल होता है इतना, तो ही ये 5 किलो वाला चावल वाला काम चल रहा है, और कहीं नहीं चल सकता। और किसी स्टेट के दम से नहीं आप ये मतलब ये जिसको पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और कहीं नहीं चला सकते आप इसको। अब ये कम हो रहा है इस बार हमारे मतलब गेहूं की प्रोडक्शन, अपना चावल की प्रोडक्शन तो ठीक रही, लेकिन जैसे जैसे अब भी देखो ना इतना टेम्परेचर है, दिन का टेम्परेचर हमारे पंजाब में, हमारे गेहूं की प्रोडक्शन, गेहूं में 2-3 बीमारियां ऐसी आ गई हैं जो पहले कभी हमने सुनी ही नहीं था। और लोग अब क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, दे स्प्रे दवाइयां डाल दो। इसलिए फूड क्राइसिस इसकी वजह से आएगा। तो मैं इसको ज्यादा लंबा ना खींचता हुआ ये बात कहना चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को हमारे समाज की प्रॉब्लम के साथ अगर लिंक नहीं करोगे, अगर आप कहोगे पॉलिसी बदलेंगे, कोई नहीं बदलने देता। अब हमारी सरकार सबसे ज्यादा जोर क्या लगा रही है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। मैडम पूरी दुनिया का जो नेचर है ना, हमारे इस अर्थ की नेचर है, वो प्रति वर्ष हमें 125 ट्रिलियन की सेवाएं देती है। ये WWF कह रहा है, मैं अपने पास से।
125 ट्रिलियन दुनिया में जो सर्विस दे रही है चीज, उसको तो बर्बाद कर रहे हो आप, और 5 ट्रिलियन की बनाने की आप बात कर रहे हो। क्या हम 5 ट्रिलियन की बनाएंगे यार? एक पेड़ एक साल में 74,500 रुपीज का आपको सर्विस देता है। अगर वो 90 साल रहे तो 1 करोड़ की सर्विस दे देता है एक पेड़। अभी इन्होंने राज्यसभा में हमारी सरकार ने कहा कि 50,000 हेक्टेयर हम पिछले 5 साल में लैंड चेंज कर दी है। फॉरेस्ट लैंड चेंज करने का मतलब है कि वहां से फॉरेस्ट हट गया, दरख्त आपने काट दिए। हाँ, उसको मतलब लबादा जी ऐ नहीं क्या कि हमने दरख्त काटे हैं, कि फॉरेस्ट लैंड चेंज की है। ये हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर ने राज्यसभा में बयान दिया है अभी इसी सेशन में। तो अब उस जो इतने आपको सर्विस दे रही चीज है, उसको तो आप उसकी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे, और आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में और छाती पीट रहे हो। इसलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि देखो, जेडे लोग कह रहे थे कि पॉलिसी तो सिर्फ पार्लियामेंट में बनती है और बदलती है, किसान आंदोलन ने हमें सिखाया कि पॉलिसी बढ़ाई सड़क पे भी जा सकती है, बदली सड़क पे भी जा सकती है। इसलिए ये थोड़ा सा वहम कम करने की ट्राई करो कि जब तक हमारा कब्जा नहीं होगा सत्ता में, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम अगर पीपल्स माइंडसेट बदलेंगे और पीपल मूवमेंट उठेगी तो ही आप नेचर को बचा सकते हो और ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो, और ह्यूमैनिटी का जो सोचने का दायरा वो बड़ा कर सकते हो। इसको आप वर्ल्ड सिटीजन तभी बनोगे, जे नहीं बनने देंगे। जे तो राजस्थानी अलग है जी, राजस्थानी में भी फलानी जाट वाला, फलानी कास्ट वाला जी है जी, फलानी कास्ट वाला जी है जी, तो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं जी। कहते तो हमारे वर्ग को आए ना, टुकड़े टुकड़े गए जी, खुद है जी पब्लिक के टुकड़े कर रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि इंसानियत पूरी दुनिया की एक है, और एक लेवल पे वो हमारे से ज्यादा कारपोरेट, हमारे से ज्यादा विशाल आइडिया रखता है। वो अपने बिजनेस के लिए कोई कास्ट नहीं आगे आने देता, कोई कंट्री नहीं आगे आने देता, कोई धर्म नहीं आगे आने देता। देखो ना, और हमारे लोग देखो कास्ट पे भी अभी खड़े हैं, धर्म पे भी खड़े हैं, और बहुत सारी चीजों पे खड़े हैं। और कई लोग ताना मारते हैं कि यार सजन अपना परिवार बदल के दिखाना। अच्छा, परिवार बदलने से क्या हो जाए? मेरा बदल गया सारा, मैंने क्या कर लिया? मेरे साथ चलो आप घर पे। अब मैं सोच रहा हूं, मैं 4 एकड़ की खेती कुदरती करता हूं। मैं बेटे से और मिसेज से कहा कि यार अब नहीं होती यार, बाहर भी जाना, खेती करनी मुश्किल है, इस बार हम छोड़ ना दे। वो कहता, बेटा भी कह रहा है पापा 1 साल और ट्राई मार लो ना, हो सकता गांव में कोई हमारे मूवमेंट ही बन जाए, जो हमारी जमीन को इसको इतनी बढ़िया बनी हुई कुछ बार। और जो मेरे घर जाते हैं, सजन जी तो महीना भर रहते हैं, और जो जाते हैं वो उनको पूछ के देखो ना कि इनका परिवार तो बदल गया, पर गांव तो मेरा भी नहीं बदला। जब मैं खेत में, जब मेरा कोई काम होता है ना, जब मैं गेहूं निकालता हूं, जब मैं कोई सरसों निकालता हूं, अभी मेरे पास एक ऑफर आई, मेरे पास 1 एकड़ सरसों का है, तो मेरे खेत का पड़ोसी मेरे पास आया लड़का, वो कहना चाचा जी कितनी निकालोगे सरसों? मैंने कहा यार मेरे को क्या पता कब निकलेगी, अभी तो ये कच्ची है, तो फूल तो अब आने लगे हैं यार, चाचे पास क्या थर्मामीटर है ऐसा कि ये बता दे कि इतना? नहीं, कहना फिर कोई अंदाजा तो उतना ही है कि इतनी तो निकलेगी, आपका एक्सपीरियंस इतना है, वो क्यों नहीं होगा अंदाजा आपको? तो वो कहने लगा मेरे को, मैंने कहा यार मेरे को लगता है कि 8 क्विंटल तो निकलनी चाहिए, 8 तो निकलेगी यार। वो कहता 8 क्विंटल के अभी अगर मैं तेरे को पैसे दे दूं, कुछ नहीं करना, आप मेरे को ये एकड़ दे दो, ठीक है? मैं तू क्या करेगा? कहना मैं इसकी 40 मतलब 8 एकड़ को हमारे 20 मन बोलते हैं, कहना मैं 40 मन निकाल लूंगा। मैं तेरे को कैसे क्या जादू है?
कहना तू तो ना DAP पाया ना यूरिया पाया, मैं 2-2 बोरियां हूं ठोक के 40 मन दी कट लूंगा। मतलब ये है कि वो मेरे पड़ोसी ऐसे नहीं बदल रहे, उनको ये जरूर लग रहा है कि यार खेत इसका भी मेरे से अच्छा है। गेहूं से में लोग आ जाते हैं और फिर आप मतलब उनको रिजल्ट क्या मिलता है, सबसे ज्यादा बेरोजगारों को पीटा हमारे पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने पीटा, इतना बादल ग्रुप ने भी नहीं पीटा और इतना कांग्रेस ने भी नहीं पीटा। अब उसके गेट पे आके उसके दरवाजे पे पीटते हैं वो, और लड़कियों को पीटा। थोड़े दिन पहले मतलब कुछ बेरोजगारों का ग्रुप इसके गांव में चला गया और खेतों में लड़कियों को भगा भगा पीटा, जहां किसी ने मूवी भी नहीं बनाई, प्रेस वाले को भी नहीं पता चला। ये बदलाव आया पंजाब में। अगर राजनीति से कोई ऐसे ही बदलाव, जैसे राजीव गांधी भी कह रहा, राहुल गांधी भी कह रहा कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कर दें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोदी से अच्छा कोई बन के दिखा दे तो अच्छी बात है, पर होना है ना नहीं ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ तभी कोई चेंज तब आएगी जब पीपल मूवमेंट बनेगी, और ऐसी मूवमेंट जो एक नई सोशियोलॉजी पे और नए माइंड सेट पे बनेगी। उसके लिए विश्व भाईचारा, उसके लिए इंसानियत, और उसके लिए सिर्फ हम ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे, हम पेड़ के राइट के लिए भी लड़ेंगे। मेरे खेत में पेड़ है, वो 10 साल का है, मैंने उसका 20,000 में सौदा मार दिया, मेरे को ये राइट किसने दिया कि मैं उसको 20,000 में बेच दूं और उसकी जान ले। जब आप पेड़ के राइट की बात नहीं करोगे, नई संस्कृति ऐसी होनी चाहिए तो जंगल के राइट की भी बात करें। अब जंगल कट रहा है, नए बच्चों को इन्होंने वो एक लगा दिया कि आप पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने कोई माड़ी बात नहीं है, लेकिन पेड़ और जंगल में डिफरेंस ही मिटा दिया यार। पेड़ कभी जंगल इंसान ने कभी नहीं लगाया, ना लगा सकता है। अब थोड़ा ड्रामा हमारे पंजाब में भी हो रहा है कि कुछ NGO ऐसी आ गई कि वो कह रहे हैं कि हम जंगल लगाएंगे। मैंने कहा यार अब मतलब अलग अलग टाइप के कोई पेड़ तो लगा सकते हो, जंगल वाला वादा मत करो, जंगल तो कुदरत ही लगाती है। अब कुदरत की लगाई हुई चीज, कुदरत का बनाया हुआ पहाड़ आप घेर रहे हो, उसमें आप वो निकाल रहे हो रास्ता। जैसे हिमाचल में अभी अभी जो जितना जे खास करके वो उस एरिए में हो रहा है हिमाचल वाले में, और कितने मजदूर फंसे हो, कितने दिन में निकाले, और जो उन पे बेचारों पे असर पड़ा है वो छोड़ो बात, वो तो भूल गए लोग। बाबा ये होगी कि यार जिंदगी निकले। और उनसे ये कहलाया गया कि मोदी जी हम सैर करते थे और योगा करते थे, इसलिए हमारा मनोबल बना रहा है। वहां सैर करने गए थे बोसरुंग में कि योगा करने के लिए, योगा करने के लिए वहां ऑक्सीजन कहाँ थी? ऑक्सीजन तो सारी वहां से बाहर से भेजी जा रही थी कि मरना नहीं जा रही। इसलिए जब तक हम पहाड़ की रक्षा, दरिया की रक्षा, नदी की रक्षा का कानून जब उसके हक के लिए, और पेड़ की रक्षा और जंगल की रक्षा के हक के लिए नई आवाज बुलंद करेगा, ये 2 टंगा जीव ये बचेगा नहीं। आप इसको निराशावादी मत बोलना, मत समझना। अगर इसने बचना है तो इसको कुदरत के जितने भी ये हमारे इसकी डिमेंशन हैं, या जितने भी के रिसोर्सेज हैं, उनके सबके राइट के लिए भी लड़ना पड़ेगा और अपने खुद के राइट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हमें समाज में बराबरता कैसे लानी है, ये राइट के लिए भी लड़ना पड़ेगा, और जंगल के, पेड़ के, पहाड़ के, दरिया के राइट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। और अब जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे चीजों को बहा के ले जाती है, फिर कह रहे हैं कि देखो जी इंक्रोचमेंट होगी। इंक्रोचमेंट कोई एक दिन में हुई है, उसका नक्शा नहीं पास हुआ है। आपके जहां हो रही है नालों में, मैं देख रहा हूं अभी नहीं, आपकी जो कारपोरेशन है, जब म्यूनसिपलिटी है, जो भी जहां लोकल बॉडी संस्था है, उसको नहीं पता कि ये इंक्रोचमेंट है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? क्यों उस नाले के राइट को आप
इंक्रोचमेंट के जरिए दबा रहे हो। इसलिए ये जो मतलब संस्कृति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा ब्रॉड बनाने की ट्राई करें हम, और इसमें से सब मतलब इंसानी भाईचारा कैसा बने, और वो भाईचारा पाकिस्तान के साथ कैसा हो, वो भाईचारा चाइना के साथ कैसा हो। और चाइना के साथ इन्होंने सबसे ज्यादा बिजनेस बना लिया और नाल उनको कह रहे हैं ये दुश्मन है। और ऐसी तरीके से अब देखो आज की दैनिक भास्कर की खबर पढ़ के देखो कि फ्रंट पेज पे खबर है ना कि जो अटैक हुआ था मिलिट्री पे, मिलिटेंटों का, उसमें मिलिट्री ने 8 लोगों को उठाया और उनमें 5 की हालात गंभीर है, 3 को पास में 3 के शव मिले हैं। देखो खबर देखो बनी, ये नहीं कह रहे कि वो 3 तो मर गए इंटरोगेशन में, 5 की हालत गंभीर है। खबर कैसे बनी है? आज का दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की खबर पढ़ के देखो, खबर बनी है कि 8 को उठाया, 5 की हालत गंभीर है और 5 के नजदीक से शव मिले हैं। और अगर ऐसी डेमोक्रेसी रहेगी और इन पार्टियों की जो पार्टी अपने अंदर नहीं यार डेमोक्रेसी दे सकती, और खास करके अपने कामरेड भाईचारे का तो बड़े ही इस रिकॉर्ड कोई बड़ा बढ़िया नहीं कि ये तो डिक्टेटरशिप की बात ही करते हैं या डेमोक्रेसी की तो बात ही नहीं, हमारी थ्योरी में ही नहीं, कम्युनिस्ट थ्योरी में डेमोक्रेसी की बात। इसलिए डिक्टेटरशिप से कुछ नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी चलानी पड़ेगी और लोगों को राइट देने पड़ेंगे और पीपल एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये बातें हम कुल मिला के हमारी संस्कृति में जो नया कोई फ्रंट संस्कृति का बनाना चाहते हैं उसमें इंट्रोड्यूस कर लें तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लास्ट में मैं सिर्फ एक बात करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि अभी टीनेजर जो हमारे बच्चे हैं इंडिया के, इनका एक सर्वे आया है टीनेजर बच्चों के, उसमें ये है कि 39% बच्चे ऐसे हैं जो 1 तो 3 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं। कितने? 39% बच्चे हमारे 1 तो 3 घंटे मोबाइल पे काम करते हैं। काम क्या करते हैं वो तो हम सबको पता ही है। 46% बच्चे ऐसे हैं जो 3 से 6 घंटे लगे रहते, और बाकी बच्चे 15% ऐसे हैं जो 6 घंटे से भी ज्यादा मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। बहुत अच्छे। और ये हमारे टीनेजरों का लेटेस्ट सर्वे है और इस पे 3 इफेक्ट आ रहे हैं बच्चों के। एक आ रहा है कि उनकी जो एकाग्रता है ना सोचने, वो भंग हो रही है। दूसरा उसका इफेक्ट जो आ रहा है एकाग्रता के साथ साथ वो आ रहा है कि उनमें क्रिएटिविटी है, जो उस सृजनात्मकता है उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्रिएटिविटी कम हो रही है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है वो है कि उनमें डिप्रेशन आना शुरू हो गया है, और फिर चिट्टा चले, काला चले, पीला चले, वो ऐसे ही नहीं चल रहा जरा कह रहे हैं ना कि चिट्टे का व्यापार इतना ऐसा ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। इसलिए अगर ये संस्कृति नहीं बदली तो हमारे बच्चों को ये पूरा उनका माइंड पूरा प्लान करके उसको बर्बादी की ओर धकेल देंगे और हमारे बच्चे मरेंगे और उनका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि स्वस्थता, जो आदमी स्वस्थ होता है ना मेंटली भी और फिजिकली भी, वो जीडीपी नहीं बढ़ाता। ये मत सोचो कि उनको ये पता नहीं कि अगर एयर पोल्यूशन नाल कितने लोग मर रहे हैं, एयर पोल्यूशन नाल अस्थमा कितना बढ़ रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, वाटर पोल्यूशन से कितने लोग बीमार हुए हैं, सब पता उनको। अभी जो इसका हुआ ना एक समझौता 130 कंट्रियों में ने दुबई वाले इसमें सम्मेलन में दस्तखत किए हैं, इन मतलब नेचर और हेल्थ में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इंडिया ने नहीं की। इंडिया ने क्यों नहीं किए? इंडिया कह रहा है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री और हमारा हॉस्पिटलाइजेशन है जो, इससे हमारी जीडीपी में 12% आता है इस सेक्टर का। उनको तो जीडीपी चाहिए, उनको हमारी मतलब वो थोड़ी चाहिए। अब आपके जो इलेक्शन में मैं सोच रहा था
ये 25,000 तो शायद हेल्थ इंश्योरेंस पहले था, अभी सरकार तो दे रही थी, और वो अब 50,000 50 लाख की अब मतलब ऑफर आई थी लोगों को कि 50 लाख देंगे। ये देंगे किसको कि आप बीमार हो, कंपनी को 50 लाख देना है। अगर डायरेक्ट दे देते हो तो पता चल जाता है, हम भी लोग रौला पाने लग जाते हैं कि देखो जी उसका इतना एनपीए कर दिया, इतना माफ कर दिया। नहीं, अब तरीका नया आ गया है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो लोगों का बढ़ाओ, और थोड़ा सा घुटना दर्द करता है वो कहते हैं रिप्लेस कराओ ना, मोदी वाले में से हो जाएगा यार। और मोदी जो 5 लाख दे रहा है वो हमारे घुटने के लिए नहीं दे रहा है, वो फार्मा इंडस्ट्री को और हॉस्पिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, और वो जो जीडीपी बढ़ा रहा है, जीडीपी बढ़ाने के लिए ऐसी स्कीमें आ रही हैं। और कई बार हमारे ये लगता है कि हम लोगों को बता रहे हैं सरकार की ये स्कीम, सरकार की वो स्कीम, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं यार, वो बेचारे स्कीम ही नहीं ले सकते यार। बात ये है कि वो स्कीम है किस बात के लिए, वो जीडीपी बढ़ाने के लिए है, इसलिए इसकी जो सार आ गया वो जीडीपी है इस सिस्टम की। और इस सिस्टम को अगर बदलना है तो हमें ये सारी चीजें, हमें ये बात ठीक है कि हमें इकॉनमी भी बदलनी पड़ेगी, हमें इकॉनमी का स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा, हमारी संस्कृति भी बदलनी पड़ेगी, राजनीति भी बदलनी पड़ेगी, और राजनीति से जुड़े हुए और सारी चीज़ें भी बदलनी पड़ेगी। अगर पूरा सेट बदल देंगे तो हम कहेंगे कि ये सामाजिक परिवर्तन है। तो वो सामाजिक परिवर्तन के लिए आज हम संस्कृति की बात कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।